हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू DICS। मेरा नाम है जय शर्मा। आज हम फिर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो हमारे द हिंदू में आया था, दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ के लिए। जैसे हेल्थ में हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे है ये मेजरली कि हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स देखेंगे कि 17 गोल है, उसमें से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 है दैट इज़ हेल्दी लाइफ्स फॉर ऑल। तो हम आज इंडिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हेल्दी लाइफ्स फॉर ऑल जो इम्प्लीमेंट हो रहा है उसके अंदर क्या गैप आ रहे हैं और उसको हम कैसे फिल करेंगे, वो सारी चीज़ें समझते हैं, राइट। बट आगे बढ़ने से पहले मैं हम कुछ थोड़ा सा इस पे बेस क्रिएट करना चाहूँगा। तो बेस क्रिएट करना इन द सेंस ऐसा है कि हमें पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट नंबर गोल 3 के तहत हर पूरी कंट्री में जिसने भी इसका एग्री किया है उसके अंदर बोला है कि सबकी हेल्दी लाइफ होनी चाहिए, वेलबींग होना चाहिए फॉर ऑल। ठीक है। अब जो ओवरऑल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं उसकी हर साल रैंकिंग होती है। अब उसमें 2025 में जो रैंकिंग आई थी इंडिया की, दैट इज 2024 की रैंकिंग 2025 में रिलीज की गई थी, तो उसमें इंडिया का रैंक था 99th आउट ऑफ 167। अब ये देखा जाए तो पहले के रैंक से इंडिया ने चीजें प्रोग्रेस तो करी है, बट अगर इसमें हम देखें कि ये रैंक में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 की बात करते हैं, दैट इज फॉर हेल्थ, हेल्दी लाइफ फॉर ऑल और वेलबींग की बात करते हैं, तो उसमें हमें पता चलता है कि वी आर स्टिल बैकवर्ड, कि हमें अभी और बहुत चीज़ें इंप्रूव करने की ज़रूरत है। तो कहने का मतलब है कि आज की इस वीडियो में हम कौन कौन सी चीज़ों पे समझेंगे। जैसे सबसे पहली चीज़ जो हम समझेंगे, दैट व्हाट डज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 मीन्स, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 का मतलब क्या होता है। ठीक है। सेकंड जो हम देखेंगे कि इंडिया अपने हेल्दी लाइफ फॉर ऑल इम्प्लीमेंट करने के लिए कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, तो वेयर डज इंडिया स्टैंड। थर्ड जो देखेंगे कि हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो वाई डज दिस गैप, कि ये गैप है क्यों। फोर्थ जो हम देखेंगे, दैट कि ये गैप फिल करने के लिए हमें क्या टाइप के स्टेप्स की ज़रूरत है। तो हेल्थ ऐसे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये सभी चीज़ें हम देखेंगे। अगर एग्जाम में हम हमारा सिलेबस देखते हैं तो सिलेबस में ये 3 सब्जेक्ट में हमारा पार्ट बनता है। जैसे GS2 में तो है ही, दैट इज हेल्थ पॉलिसीज, गवर्नेंस और फंडामेंटल राइट। ठीक है, दैट इज राइट टू हेल्थ इज अवर फंडामेंटल राइट, राइट टू लाइफ इज अवर फंडामेंटल राइट। देन GS3 में देखा जाए तो ये एज अ ह्यूमन रिसोर्स में आता है, क्योंकि हम इसमें ये भी कनेक्ट करेंगे कि अगर प्राइमरी मेरा अच्छा रहा, हेल्थ केयर अच्छा रहा, अगर हमारी पॉपुलेशन हेल्दी रही, तो हम प्रोडक्टिव हो पाएंगे, तो हम ह्यूमन से रिसोर्स बन पाएंगे, हम डेवलपमेंट कर पाएंगे। तो उसके चलते हेल्थ और न्यूट्रिशन भी GS3 का पार्ट आ जाता है। देन अगर हम ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक थीम पे कई बार सवाल आता है हेल्थ को लेके, दैट हेल्थ इज वेल्थ, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से लिंक किया जाता है। इसके अलावा जो PYQ इस पे पूछा गया है, जैसे ये PYQ पूछा गया है कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम इन इंडिया सफर्स फ्रॉम एक्सेस एंड क्वालिटी, कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम जो है इंडिया में, वहां पे एक्सेस का इश्यू है सबके लिए, और जो जिनको एक्सेस मिल रहा है उनको क्वालिटी हेल्थ केयर नहीं मिल रहा। तो इसको डिस्कस कीजिए विद रेफरेंस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, दैट इज नंबर 3। इस तरीके से इस पे सवाल बनते हैं। ओके, तो यहाँ से हमने एक बैकग्राउंड समझ लिया, हमने हमारा एग्जाम रेलेवेंस भी समझ लिया। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि जैसे हमें पता है कि इंडिया की जो रैंक आया है वो 99 आया आउट ऑफ 167 कंट्रीज इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2025। ठीक है, ये 2024 में जो इंडिया का रैंक था वो 109 था, तो उसके कंपेयर में हमने इम्प्रूवमेंट तो किया है। बट अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 की बात करते हैं तो वहां पे जो मेजर इशू क्या हुआ है कि बेसिक सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास। तो ये एक बहुत बड़ा रहा है कि जो प्रोग्रेस है वो यहाँ पे चैलेंज रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चैलेंज को हाईलाइट किया गया दैट इज अनइवन प्रोग्रेस है, किसमें, हेल्थ में और एजुकेशन में। सो हेल्थ और हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में। तो ये एक GS2 गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आता है और GS3 हेल्थ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रहेगा। ठीक है, तो यहां से हमने हमारा बेस बना लिया। अब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 के बारे में समझते हैं। इसका गोल क्या है कि हमारे पास हेल्दी लाइफ होनी चाहिए, हमारा वेलबींग प्रमोट होना चाहिए फॉर ऑल एट ऑल एजेस, कि जो भी इंसान कोई भी एज में हो सबके पास ये एक्सेस होना चाहिए। ठीक है, और इसके अंदर टारगेट्स क्या रखे गए हैं हमारे, कि
कि जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है इट शुड बी लेस देन 70 आउट ऑफ 1 लाख बर्थ, कि 1 लाख बर्थ हो रहा है तो उसके अंदर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट शुड बी लेस देन 70, वेरेज अगर अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट रखा गया है इट शुड बी लेस देन 25 ऑफ 1000 लाइव बर्थ, 1000 लाइव बर्थ में अंडर 5 मोर्टेलिटी शुड बी लेस देन 25, वेरेज जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 73.6 ईयर्स, ये टारगेट रखा गया है। इम्यूनाइजेशन बोला कि 100% होना चाहिए, और जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है हेल्थ के लिए इट शुड बी लेस देन 7.8% ऑफ द टोटल कंजम्पशन, कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर भी हमारा कम होना चाहिए। सो ये की टारगेट्स है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 में हाईलाइट किए गए हैं। अब अगर हम देखते हैं कि इंडिया की प्रोग्रेस इसके अंदर कहाँ हुई है, तो जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो हमारा 97 है, जबकि टारगेट कितना होना चाहिए था 70। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट 32 है, जबकि टारगेट कितना था 25। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया में 70 इयर्स है, जबकि टारगेट कितना है 73.2। वेरेज जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है हमारा वो 13% है, जबकि टारगेट होना चाहिए था 7.8%। वेरेज जो इम्यूनाइजेशन है हमारा, जो टारगेट 100% था, हमारा है 93.2%। तो आप देख सकते हैं कि जो की इंडिकेटर्स है सब में हम पीछे हैं। हम मदर्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, हम बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम है, हमारा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है जिससे गरीब और गरीब होता जाता है, एंड इम्यूनाइजेशन हमारा इतना ज़्यादा भी 100% नहीं हुआ। सो ये सभी टारगेट में हम पीछे हैं। तो अब देखिए कि 5 साल है हमारे पास, 2030 में ये अचीव करना है, तो 5 साल में तो नहीं लग रहा कि ये चीज़ अचीवेबल है हमारे लिए। ठीक है, तो ये गैप है क्यों, वाई दिस गैप, ये गैप क्यों परसिस्ट कर रहा है? तो सबसे पहला इशू क्या है कि हमारे पास हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कि सब जगह पे हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अगर है तो एक्सेस नहीं है। और इससे बड़ी बात क्या है कि इंडिया में अर्बन और रूरल एरिया में डिवाइड बहुत ज़्यादा है, कि अर्बन एरिया को ज़्यादा फायदा मिलता है हेल्थ सर्विसेज में, रूरल एरिया को फायदा कम मिलता है, तो दिस इज़ अ बिग डिवाइड। इसके अलावा जो इकोनॉमिक बर्डन है वो फैमिलीज पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। ना व्हाट इज इकोनॉमिक बर्डन इन द सेंस, हम कैसे बात कर रहे हैं कि जो फैमिलीज है, जो पुअर फैमिलीज है, अब एक चीज समझिए कि जब अपने सराउंडिंग में भी आपने कई बार देखा होगा कि सम पीपल आर पुअर, वो इतने वेल टू डू नहीं है, और उनके घर में लोग बीमार हैं, और वो बीमार है तो ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना कि बीमार है तुम देखो, तो वो बीमारी का कुछ ना कुछ तो इलाज करते हैं, जैसा उनसे हो पाता है वो उस टाइप का इलाज करवाते हैं, वो दवाइयाँ लेते हैं, वो टेस्ट करवाते हैं, दैट इज जिस तरीके से वो करवा सकते हैं, बट ये सब में पैसा बहुत लगता है। ठीक है, तो जो इकोनॉमिक बर्डन है ना वो फैमिली पे और ज़्यादा बढ़ता जाता है। थर्ड रीजन जो है दैट इज द नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। नॉन इकोनॉमिक फैक्टर क्या है कि हमारे पास कई सारे लोग माल न्यूट्रिशन है, उनका हाइजीन अच्छा नहीं रखते हैं, उनका सैनिटेशन अच्छा नहीं है, तो उसके चलते क्या हो रहा है कि उसके चलते भी हमारी जो हेल्दी लाइफ्स है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही है। फिर उसके बाद देखते हैं कि हमारे में कल्चरल स्टिग्मास बहुत ज़्यादा है, कि कल्चरल प्रैक्टिसेस हमारी कुछ ऐसी है जो बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जैसे इफ इफ आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ माई मदर whose एज इज अराउंड 45 टू 47 एज है उनका, एंड शी इज़ अ थायराइड पेशेंट, एंड उनको डॉक्टर ने मना किया है कि यू शुड नॉट प्रैक्टिस फास्टिंग, क्योंकि वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, वो और ज़्यादा खराब ही करेगा। बट नाउ मेरे मदर का एक कल्चर सिग्निफिकेंस क्या है कि शी हैज़ टू फास्ट एवरी सैटरडे, शी हैज़ टू फास्ट एवरी मंडे, शी हैज़ टू फास्ट ऑन एवरी ओकेशंस, जो जो भी रिचुअल्स आते हैं वहाँ पे उनको फास्ट करना है, और जिस दिन फास्ट होता है उनकी हालत और ज़्यादा लो हो जाती है। तो ये क्या, ये कल्चरल सिग्निफिकेंस है, ये कल्चरल प्रैक्टिस है हमारे लिए, जो एक स्टिग्मा है जो हमारी सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहता है। तो इस तरीके के प्रैक्टिस से क्या होता है कि हमारी हेल्थ और ज़्यादा इम्पैक्ट मतलब इशू क्रिएट करती है, डिटेरियोरेट होती है। ओके, तो इसको हम GS2 में हेल्थ पॉलिसीज से कनेक्ट कर सकते हैं, एंड GS1 में हम इसको सोसाइटी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये गैप इसलिए है। अब बात आ जाती है कि यहाँ पे हमें प्राइमरी हेल्थ केयर का इंपॉर्टेंस क्यों लेके आना है। नाउ व्हाट इज द प्राइमरी हेल्थ केयर, कि प्राइमरी हेल्थ केयर का अगर हम मतलब समझते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि जब आप अपने घर के नीचे जाते हो तो एक लोकल क्लिनिक होगा। अब लोकल क्लिनिक आपको कई सारी फैसिलिटीज देता है जो प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर आता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि लोकल क्लिनिक मेरे को क्या टाइप की फैसिलिटीज देता है
कि अगर कोई भी तरीके का मेरे को रेबीज हो गया है या छोटी मोटी बीमारी हो गई है तो मेरे को वो वैक्सीन दे सकता है। तो वैक्सीनेशन इज द वन टास्क। ठीक है, दूसरी चीज जो वो मेरे को दे सकता है दैट इज मैटरनल केयर, कोई भी तरह की मैटरनल केयर दे सकता है। थर्ड चीज जो दे सकता है कि मेरे को अगर छोटी मोटी कोई बीमारी हो गई, लाइक फीवर हो गया, मेरे को कोल्ड हो गया, मेरे को कफ हो गया, तो ये सारी लोकल क्लिनिक मेरे को ये प्राइमरी हेल्थ केयर दे सकता है। एंड इसके अलावा अगर मेरे को कोई भी तरीके की डिजीज होने वाली है तो वो अर्ली डिटेक्ट कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, राइट, जॉन्डिस, तो ये सबका एक अर्ली डिटेक्शन होता है। सो दीज आर द प्राइमरी हेल्थ केयर। ये प्राइमरी हेल्थ केयर है जो हमारे लोकल क्लिनिक हमें इस तरीके का सपोर्ट देते हैं, तो ये प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर आता है। अब जो चीज हमें समझनी है कि प्राइमरी हेल्थ केयर का आप खुद समझिए कि वैक्सीनेशन, मैटरनल केयर, फीवर, कोल्ड, कफ और अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीजेस, ये क्या मायने रखता है हमारे लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो दैट मीन्स कि ये सारी चीजें जब मेरे लिए इंपॉर्टेंस है तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए सरकार ने कहा कि हमें यहाँ पे एक यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस लाना पड़ेगा कि हमको अर्ली डिजीज डिटेक्ट करने के टेस्ट के लिए पैसा होना चाहिए। मेरे को फीवर कोल्ड हो गया है तो पैसा होना चाहिए, मेरे को कोई मच्छर काट के बीमारी हो गई है तो उसका इलाज कराने के लिए मेरे पास पैसा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब प्राइमरी स्टेज पे जो डिजीज को हम क्योर करते हैं, जिसको हम प्रिकॉशंस लेते हैं, हम क्योर करते हैं एट प्राइमरी स्टेज, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है फॉर अवर कमिंग डेज के लिए। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि अगर आप इसको इंश्योर्ड करवा लेते हो, इंश्योरेंस करवाते हैं, तो फैमिली बर्डन काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस होता है। तो इसी के साथ सरकार ने कहा कि हमें एक स्ट्रांग प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बनाने की ज़रूरत है अक्रॉस इंडिया। अब ये स्ट्रांग प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स मेजरली कहाँ बनेंगे, कौन से एरियाज में बनेंगे? ये बनेंगे रूरल एरियाज में बनाए जाएंगे, ये बनाए जाएंगे ट्राइबल एरियाज में बनाए जाएंगे, ये टाउन्स में बनाए जाएंगे जहाँ पे अर्बन फैसिलिटीज नहीं है। ठीक है, तो जब ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बनते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर बनता है, तो हम एक स्मूथ लिंक कर सकते हैं बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर। ठीक है, प्राइमरी केयर क्या है? ये छोटी मोटी बीमारियां करना, छोटी मोटी टेस्ट करवाना। सेकेंडरी में थोड़े बड़े हमें कह सकते हैं कि सर्जरी करवा देना, किसी का कोई ऑपरेशन करा देना, और फिर उसके ऊपर आ जाता है टर्शरी केयर। बट ये चीज सबके लिए फ्री होनी चाहिए। सो दैट इज व्हाट सरकार कह रही है, और दैट इज व्हाट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 का भी कहना है कि प्राइमरी केयर सबके लिए फ्री होना चाहिए। इट शुड बी यूनिवर्सल, ये सबके लिए होना चाहिए। इनफैक्ट डब्ल्यूएचओ ने भी कहा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत ही क्लियरली कहा है कि जितना स्ट्रांग हमारा प्राइमरी केयर होगा, उतना जल्दी हम बीमारी को डिटेक्ट कर पाएंगे, उतना हमारा कॉस्ट कम होगा और हमारा आउटकम और बेटर हो सकता है। सो दैट मीन्स कि इससे हमारा सोसाइटी के हेल्थ एज वेल एज इकोनॉमी दोनों पे बड़ा इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। अब जो नया एज आया है जिसके अंदर हम डिजिटाइज हो चुके हैं, तो नाउ देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल हेल्थ। अब डिजिटल हेल्थ में क्या कहा जाता है कि हमें टेलीमेडिसिन लाने की जरूरत है। टेलीमेडिसिन में कैसा होता है कि आप डॉक्टर से या तो टेलीफोनिकली आप बात कर सकते हैं, आप कंसल्ट कर सकते हैं, या मेजरली लोग वीडियो कॉल पे कंसल्ट करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो डॉक्टर एक रिमोट विलेज में नहीं जा सकता, उससे हमारी एक्सेसिबिलिटी आ जाएगी। सो डॉक्टर एक्सेसिबल इन रिमोट विलेजेस आ जाएगा, ट्राइबल एरिया में ये आएगा, छोटे मोटे टाउन्स में भी आ जाएगा। तो इससे हम डॉक्टर के साथ और बेटर तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। वो हमें प्रिस्क्रिप्शन दे सकता है, वो हमें क्योर बता सकता है, वो हमें प्रिकॉशंस लेने का बोल सकता है। ठीक है, फिर हमें जो हेल्थ रिकॉर्ड्स है उसको डिजिटाइज करने की ज़रूरत है। इससे हम चीज़ें ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कोई भी मैटरनल मतलब कोई बच्चा बॉर्न हुआ है, तो उसमें कैसा होता है कि दोनों की केयर ज़रूरत होती है, मदर की भी ज़रूरत होती है एज वेल एज चाइल्ड की भी ज़रूरत होती है। तो हम यहाँ से मैटरनल केयर का एक ट्रैक रख सकते हैं, चाइल्ड केयर का एक ट्रैक रख सकते हैं। हम उसके बेसिस पे वैक्सीनेशन डेवलप कर सकते हैं। जो कोविड-19 में वैक्सीन्स बनाई गई थी, उसके अंदर ये डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा मायने रखा था कि हमें हमारी पॉपुलेशन का ट्रैक रिकॉर्ड समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, फिर इसके अलावा हम एक्सेस गैप्स को रिड्यूस करेंगे कि जो हमारा गैप है रूरल एरियाज में और अंडर सर्व्ड एरियाज में, वहाँ पे गैप को रिड्यूस करने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। और कई सारे ऐसे एविडेंस आए हैं जहाँ पे जो डिजिटल टूल्स यूज़ करते हैं उससे हेल्थ आउटकम्स और ज़्यादा इम्प्रूव होते हैं, मेजरली लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ के लिए। ये छोटी मोटी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे ये डिजिटल हेल्थ बहुत ज़्यादा
हेल्पफुल रहा, क्योंकि डॉक्टर्स कम है, क्वालिटी कम है, उन डॉक्टर्स की एक्सेसिबिलिटी आप इंक्रीज कर दो, ठीक है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा। देन जो चीज़ बताई गई है कि ये हेल्थ एजुकेशन स्कूल से स्टार्ट होता है। इंडिया में हेल्थ एजुकेशन को हमने इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया है एट प्रेजेंट, यानी कि हमें नहीं न्यूट्रिशन के बारे में हमें इतना नहीं सिखाया, हमें हाइजीन के बारे में सिर्फ हैंड वॉश करना सिखाया है, वो भी इफेक्टिव वे में नहीं सीखा। हमने हैंड वॉश तो एक्चुअली कोविड के बाद ही सीखा। फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हमें कोई आइडिया ही नहीं है। सो जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज है, एसटीडी है, उसमें भी हमें कोई आइडिया नहीं है। इसके अलावा रोड सेफ्टी हमें इतनी सिखाई नहीं गई है। मेंटल हेल्थ को तो हम इग्नोर ही करते हैं। तो यहाँ पे ये स्टडी बताई गई है कि हमें प्रिकॉशंस पे ज्यादा फोकस करना है देन क्योर, बिकॉज प्रिकॉशंस आर बेटर देन क्योर। कि आप हमेशा प्रिकॉशंस लीजिए, आप हमेशा कॉशियस रहिए, आप हेल्दी हैबिट्स लाइए फ्रॉम अ वेरी यंग एज। कि अगर मैंने बचपन से ही सीख लिया दैट वॉकिंग इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज जिससे मेरी लॉन्ग लाइफ रहेगी, एक हेल्दी लाइफ रहेगी, तो मैं उसको हमेशा मेंटेन करूंगा। अगर मैंने बचपन में ही मेरे को स्कूल में सिखा दिया कि दैट ब्रशिंग योर टीथ बिफोर गोइंग टू द स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर गम्स, तो वो मैं बचपन में ही सीख के इंप्लीमेंट कर लूंगा। तो इससे क्या रहेगा, मैं हमेशा प्रिकॉशियस रहूंगा, तो मेरे को डेंटल डिजीज ही नहीं होगी फिर। और आज के टाइम में क्या हो रहा है कि आज के टाइम में हर एक ह्यूमन जो अपने 30s में आ चुका है उसको डेंटल प्रॉब्लम कोई ना कोई तरीके से हो ही रहा है। क्यों? क्योंकि उसने स्कूल टाइम में नहीं सीखा कि उसको रात को टीथ को ब्रश करके सोना चाहिए था। वो अब ब्रश करना सीख रहा है, वो अब ब्रश करने की हैबिट डेवलप कर रहा है। सो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि अगर आप बचपन में एक हैबिट डेवलप कर लेते हो तो आपका एडल्टहुड काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहता है। एंड इसके अलावा अगर मैं यंग एज पे अगर एक गर्ल की बात करता हूँ कि एक गर्ल को आपने सिखा दिया है कि न्यूट्रिशन क्या होता है, हाइजीन क्या होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, रोड सेफ्टी क्या होता है, मेंटल हेल्थ क्या होता है, तो वो एक इन्फॉर्म मदर बनेगी। आगे जाके वो एक रिस्पॉन्सिबल मदर बनेगी। और अगर मदर हेल्दी रहेगी, अगर मदर को आइडिया रहेगा, तो पूरी फैमिली को वो हेल्दी रखने की कोशिश करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर एक आदमी पढ़ता है तो वो खुद को पढ़ाता है, पहले जब एक औरत पढ़ती है तो अपने पूरे परिवार को पढ़ाती है। सो दैट इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन अ मैन एंड वुमेन। सो इसलिए वुमेन का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ग्लोबल एग्जांपल्स देखते हैं तो एक केस स्टडी आई थी फिनलैंड की 1970s में, जहाँ पे उन्होंने क्या रखा था कि स्कूल में हेल्थ रिफॉर्म्स लेके आए थे। तो जहाँ पे उन्होंने स्कूल में ही सिखाया, हेल्थ एजुकेशन देना उन्होंने स्टार्ट किया था। एंड उसके चलते आफ्टर 10 to 20 years जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज है फिनलैंड में वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी, राइट। इसलिए ये हैप्पीनेस इंडेक्स में भी काफ़ी ऊपर आती है। फिर जापान ने भी ये किया था कि कंपलसरी हेल्थ एजुकेशन ला दिया था स्कूल में, तो बेटर हाइजीन आ गया था, लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी आ गई थी। तो ये रहा था। तो इसका प्रूफ क्या बता रहा है हमें कि अर्ली हेल्थ एजुकेशन से आप लॉन्ग टर्म नेशनल हेल्थ गेन्स कर सकते हैं, राइट। तो ये एक ग्लोबल एग्जांपल्स हम कंसिडर कर सकते हैं। तो इसके बेसिस पे हम क्या पॉलिसी रेकमेंड कर सकते हैं एज अ वे फॉरवर्ड भी अगर हम देखा जाए, तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले जो हेल्थ कवरेज है उसको यूनिवर्सलाइज करना है, हमें इंश्योरेंस लेके आना है ताकि हमें एक्सपेंसेस कम करने हैं, हमें खुद के प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाना है, हमें डिजिटल हेल्थ टूल्स को इंटीग्रेट करना है, यानी कि टेलीमेडिसिन है, ई रिकॉर्ड्स है, ये सबको इंटीग्रेट करना है, हमें स्कूल से हेल्थ एजुकेशन लेके आना है, स्कूल के करिकुलम में ये चीज़ स्टैब्लिश करनी है। हालांकि इसका रिजल्ट अभी नहीं मिलेगा बट 10 साल बाद बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। फिर पेरेंट्स एज पार्टनर्स हमें डिस्कस करना है कि हमें पेरेंट्स को बताना है कि उनको रिव्यू करना है, उनकी हेल्थ टॉपिक्स डिमांड करनी है इन स्कूल्स में, तो पेरेंट्स को ये चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। सो दैट इज़ व्हाट पॉलिसी रिकमेंडेशन इज़ अबाउट। ये बहुत ही ब्रॉड है बट दीज आर वेरी इफेक्टिव। प्लीज़ आप कोई भी आंसर हो हेल्थ में, इसमें से आप आंसर में से ये पॉइंट में से आंसर लिख ही सकते हो, एज अ वे फॉरवर्ड लिख सकते हो। यूनिवर्सलाइजेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड, हेल्थ एजुकेशन इन स्कूल, एंड देन पेरेंट्स एज अ पार्टनर्स, कि पेरेंट्स को भी आप इसे इन्वॉल्व कीजिए, ठीक है। अभी इंडिया के लिए क्यों मैटर करता है, तो जैसे ही हमने देखा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में क्या है, हेल्दी लाइफ्स। तो हेल्दी लाइफ जब तक नहीं होगी तब तक हम क्लाइमेट चेंज को रोक के भी क्या कर लेंगे, हम ये ओशन को बचा के भी क्या कर लेंगे, हम इक्वालिटी ला के भी क्या कर लेंगे। तो ये एक फाउंडेशन है फॉर ऑल अदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, कि जब तक हेल्थ ही नहीं रहेगी तो आप बाकी के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करके क्या ही कर लोगे, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि जितनी हेल्दी हमारी पॉपुलेशन होगी, जो कि एक यंग इकोनॉमी है, उतना ज़्यादा हमारी प्रोडक्टिविटी रहेगी,
और उतना ज़्यादा हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगी, हमारा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम रहेगा। अगर करंट रियलिटी देखते हैं तो इंडिया ने अभी तक सिर्फ 17% ऑफ द ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट्स ऑन ट्रैक रखे हैं। अब 5 साल में बाकी का 80% तो नहीं आएगा। ठीक है, तो अर्जेंसी क्या है इंडिया के लिए कि इंडिया मस्ट एक्सेलरेट करेगा बिफोर 2030। तो ये करने की बहुत ज़्यादा डायर नीड है। ठीक है, तो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज वीडियो, जहाँ पे हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 को डिस्कस किया बहुत ही डिटेल में, हमने हेल्थ को डिस्कस किया बहुत ही डिटेल में। तो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। द कमिंग वीडियो विल बी कवरिंग मोर सच काइंड ऑफ टॉपिक। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टडी वेल। थैंक यू।